1947 को भारत आजाद नहीं होता तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान ही लागू नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, 15 अगस्त 1947 से पहले जब ये देश हमारा गुलाम था और 26 जनवरी 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, उस भारत के संविधान में हम लोगों को संविधान के लिखने वाले परम पूज्य बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम सारे संविधान रचना जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, सबने मिलकर के भारत का संविधान लिखा। और भारत के संविधान में हम लोगों को तमाम सारे मौलिक अधिकार लिखे। उस संविधान ने हमें जीने की आजादी दी। 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश की बहुत सारी बिरादरियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी बिरादरियों को वेद शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश की बहुत सारी बिरादरी के लोगों को बहस करने का अधिकार नहीं था। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। मार खा के घर में बैठ जाते थे, थाने कोर्ट कचहरी में आवेदन लिखाने का अधिकार नहीं था। मार खाते रहते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। भारत के संविधान ने हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए। हम पढ़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, माइक में भाषण दे सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, हम नेता बन सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले न किसी को वोट डालने का अधिकार था, न किसी को राजा बनने का अधिकार था। राजा का जो आदेश था वही कानून होता था। आज तो कानून फिक्स है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उस पर 302 लगेगी। अगर वो बलात्कार करता है तो 376 लगेगी। अगर उसको जान से मारने के उद्देश्य से अगर उसे मारता है तो उस पर 307 लगेगी। अगर वो कोई अपराध करता है तो उसकी संविधान में व्यवस्था की है, उसकी धारा बनाई है। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। राजा कहते थे कंकड़ के कोने में पेड़ दो, तो कंकड़ के कोने में पेड़ के उसका तेल निकाल दिया जाता था। उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसको कारावास की सजा दे दो, उसको गांव से बाहर निकाल दो, उसमें 50 कोड़े मारो। कोई सुनने वाला नहीं था। जो राजा कह देता था वही होता था। कोई थाने और कोर्ट कचहरी नहीं थी। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को इस व्यवस्था से दुखी होकर के इस देश के तमाम सारे लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। हम ये कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर, जिसमें हजारों लाखों मुस्लिमों के अपमान हुए, लाखों नौजवानों की जानें गई, लाखों माताओं से भाइयों का प्यार छिना, हजारों लाखों माताओं की गोदें खाली हुई, करोड़ों अरबों की संपत्ति में आग लगाई गई, ट्रेनों में भरकर अंग्रेज विदेश ले गए। हमारे भारतीय ट्रेन की पटरियों पे लेट जाते थे कि हम अपनी संपत्ति विदेश नहीं जाने देंगे। कई लोग मरे, तब ये देश आजाद हुआ और आजाद भारत का संविधान लिखा गया। उस दिन से हम सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए ये 15 अगस्त मनाया जाता है। ये 15 अगस्त हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 15 अगस्त नहीं होता तो आपका वोट का अधिकार नहीं मिलता। 15 अगस्त नहीं होता तो आप सरपंच, जनपद, एमएलए, एमपी बनने का आपको अधिकार नहीं होता। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, राजा का चुनाव नहीं होता था। उस रियासत के राजा की रानी से जो पहला बेटा पैदा होता था, चाहे वो लंगड़ा, बूढ़ा, काना, कंजरा,
चेरा बुद्धू मंगला कैसा भी होता था उसको राष्ट्र रख करके वहां का राजा बना दिया जाता था। ये उस समय की व्यवस्था थी। लेकिन संविधान में ये लिखा कि ये नहीं होगा। अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब राजा बेटी के पेट से पैदा होगा। वो चाहता होंगे वो राजा बने। ये भारत के संविधान में लिखा गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, आज संविधान ने आप लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। आज उन अधिकारों को फिर से ग्रहण लगने वाला है। और भारत का संविधान है जो कानून है वो तैयार किया जा रहा है। संविधान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अलोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनाई जा रही हैं। नोट की सरकार को वोटों की दम पर बनाया जा रहा है। गुंडे मवाली माफिया की दम पर सरकारें बनाई जा रही हैं। जबकि भारत का संविधान कहता है कि जनता की मर्जी उसके वोट से सरकार बननी चाहिए। ये फिर से बहुत बुरा समय आने वाला है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को कह देना चाहता हूं मेरे साथियों, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस देश की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। 2 साल कोरोना चला, 1 साल सारे प्रतिष्ठान बंद रहे। बियर की दुकानें, शराब की दुकानें, बाजार बंद रहे, तमाम सारी प्रतिष्ठानें बंद रहे। 1 साल के बाद सब खुल गए। लेकिन 2 साल तक देश के अंदर में कोई स्कूल नहीं खुला। शादियां हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, रैलियां निकल रही है, चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बाजार खुल रहे हैं, कैसीनो खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्कूल बंद है। 2 साल लगातार। आखिर ये क्या है? ये कुछ नहीं है साथियों, केवल यही है कि आपके बेटे पढ़ लिख नहीं जाए। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज्ञानवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, बहस करेंगे और अच्छे बुरे को समझने की क्षमता उसके अंदर में पैदा हो जाएगी। अगर ये अनपढ़ बुद्धू और गंवार रहेगा तो जैसे हम कहेंगे वैसे वो करता रहेगा। इसलिए सोच समझ करके देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ की जा रही है और शिक्षा को बुरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, दुनिया की धरती में शिक्षा से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये धन से भी बहुत उत्तम है शिक्षा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञान धन से उत्तम है। आप मेरी बात को ध्यान। और सारे महापुरुषों ने कहा, तथागत बुद्ध ने कहा कि दीपो भाव, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महात्मा फुले ने कहा, इंफॉर्मेशन इज द पावर, जानकारी ही ताकत होती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। ज्ञान को कोई खरीद नहीं सकता है, ज्ञान की कोई चोरी नहीं कर सकता है, ज्ञान पे कोई ग्रहण नहीं लगता है। ज्ञानवान आदमी हमेशा दुनिया में सम्मान पाता है। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी सबसे अगर कोई सबसे बड़ी संपत्ति है, अगर आपकी सबसे बड़ी कोई दौलत है, अगर आपकी सबसे बड़ी कोई पूंजी है, अगर आपका कोई भविष्य है, अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है, तो ये छोटे छोटे नुनहाल मासूम बच्चे ये आपके बुढ़ापे का सहारा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इससे बड़ी संपत्ति तुम्हारी कोई दूसरी नहीं है। आप ध्यान करो, अगर ये सुरक्षित है तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुरक्षित है और तुम्हारा सम्मान भी सुरक्षित है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो न तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित है, न तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और इसको संभालने की, सुरक्षित रखने की जवाबदारी आप लोगों की है। केवल आप लोगों को इन्हें पढ़ाने लिखाने का काम करें, इन्हें अच्छी शिक्षा दें,
कम खा लो लेकिन इन्हें पढ़ाओ, आधी रोटी खाएंगे पर बेटों को पढ़ाएंगे, ये नारा आप लगा दो तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिंदगी भर मजदूरी करता रहेगा, 1 बीघा जमीन नहीं खरीद पाएगा। अगर पढ़ा लिखा के आप अगर चपरासी बना दोगे, अगर मास्टर भी बना दोगे तो ये 10 बीघा जमीन खरीदेगा। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि कहना है ये तुम्हारे भरोसे है, ये तुम्हारा भविष्य है, आपने इनको पैदा किया है, आपकी जवाबदारी भी बनती है इन्हें अच्छी शिक्षा देने की। अगर आप इनको अच्छी शिक्षा देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये इस देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है उसे हम और आप सब लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। खिलवाड़ ये है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात की जा रही है। 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, ये भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा। हम संविधान को खत्म करेंगे, मोहन भागवत कह रहे हैं, अनंत हेगड़े विश्वास कह रहे हैं, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। जैसे रूस में, रसिया में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, थाईलैंड में, तमाम सारे देशों में ऐसे कानून बन गए कि वहाँ 3-3 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। रूस और चीन के तो राष्ट्रपतियों ने ये कानून पास कर दिया अपनी कैबिनेट में कि जब तक रूस और चीन के दोनों राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन जब तक जिंदे हैं तब तक रूस और चीन में चुनाव नहीं होंगे। ये बहुत बुरी बात है साथियों, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। अगर यही कानून यहाँ बन गया तो आज तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, और भी नेता आएंगे, तमाम सारे आए होंगे, बहुत सारे आएंगे। जिस दिन तुम्हारे वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी तो बात छोड़ो, तुम्हारे हमारे दरवाजे पे कुत्ता भी फूकने नहीं आएगा, मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए मैं संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी जब बचेगी तब इसके देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अगर लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा तो ये हमारी भावी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी, फिर हमें गालियां देगी। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ 15 अगस्त के इस पावन पर्व के अवसर पर कि आप सब लोग संकल्प लें अब उन फरका परस्ती ताकतों को जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको हमसे सतर्क उन्हें समझकर उन्हें सबक सिखाने का काम करना चाहिए। और अंत में ये भी आप लोगों से पूरे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने का काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस स्कूल के स्टाफ को कि उन्होंने एक स्कूल यहाँ संचालित किया, इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। शिक्षा दान से बड़ा दान कोई नहीं होता है। अगर स्कूल का बेटा पढ़ करके कोई अधिकारी बनेगा, IAS IPS बनेगा, IFS बनेगा, मंत्री बनेगा, MLA बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, IG DIG डॉक्टर लोगा बनेगा, तो इस स्कूल का नाम होगा, इस गांव का नाम होगा, इस संस्था का नाम होगा, हमारे इलाके का नाम होगा। निश्चित तौर पर इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं है। मैं अपने शिक्षकों के स्टाफ से अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपके भरोसे जिन माँ बाप ने बेटे को आपके स्कूल में भेजा है उनके साथ कभी गड़बड़ मत करना। ईमानदारी से आप अपना फर्ज निभा करके उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम करें। आज आपके स्कूल से निकल कर बेटा अधिकारी बने, आपका और आपके माँ बाप का, इस गाँव का नाम रोशन हो, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और पूरे गाँव के लोगों से भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, यहाँ शिक्षा बहुत महंगी है, पढ़ाई बहुत महंगी है। 30-40 हजार, 50 हजार रुपए महीने की डोनेशन पे 1.5-2 लाख रुपया की फीस में स्कूलों को बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ जाएंगे आप लोगों को हॉस्टल में बच्चा रखना पड़ेगा, कमरा भी लेने पड़ेगा, वहाँ एक महिला को भी भेजना पड़ेगा, उनकी देखभाल करेगी, बहुत शिक्षा महंगी है। अगर आपके स्कूल के गांव में इस तरह का अगर स्कूल पढ़ा है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है, तो उस स्कूल को सहयोग करें, उसके पॉजिटिव के प्रति आपकी सोच होनी चाहिए। बच्चे को समय पर वहाँ स्कूल भेजना चाहिए, उनकी जो फीस है उसे समय पर देना चाहिए, ताकि वो टीचर आपस में उस पैसे को बांटकर और आपस में अपना खर्चा भी चलाए, आपके बच्चों को भी पढ़ाए, स्कूल भी चलता रहे। आपको अपने बेटे मुरैना, रंगवाली और दूसरी जगह ना भेजने पड़े। आपकी भी सोच अगर अच्छी होगी तो शिक्षकों की भी सोच अच्छी होगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, कम
खर्चे में पढ़ेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे। और मैं स्कूल के स्टाफ से उन्हें अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेवारी को बड़े ईमानदारी से निभाएं और ये प्रतिज्ञा लें, ये संकल्प लें, हम अपने स्कूल से अच्छे अच्छे अधिकारी बना करके भेजेंगे। और अगर आप लोगों ने संकल्प ले लिया, माँ बाप ने संकल्प ले लिया कि मैं अपने बाप को बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा या दीवान इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा, तो दुनिया की धरती में उसे कोई बनाने से नहीं रोक सकता है। अगर ये छात्र संकल्प कर लेता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, दुनिया की धरती में कोई भी काम असंभव नहीं है। इतना जरूर है कि कोई काम कठिन होता है तो कोई काम सरल होता है, लेकिन दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आप मन में प्रतिज्ञा कर लो, आप लोग बनेंगे। आप प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे थानेदार बनना है तो आप बनोगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको थानेदार बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये थानेदार, ये कलेक्टर, ये एसपी किसी कारखाने में पैदा नहीं होते। ये तुम्हारी हमारी तरह किसी माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन वो संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, एक प्रतिज्ञा लेकर के आगे बढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, उनके इरादे नेक होते हैं, वो संकल्प के साथ चलते हैं। जिनका दुनिया में कोई उद्देश्य नहीं होता, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपना उद्देश्य बनाकर मुझे क्या बनना है, फिर उस पे आप चल पड़ो। भगवान भी आपकी मदद करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिना संकल्प और बिना उद्देश्य के कभी कोई आगे नहीं बढ़ा। इसलिए आप ये मत समझो कि हम गरीब हैं। गरीब कोई अभिशाप नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि गरीबी के विश्वविद्यालय से बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया की धरती में कोई दूसरा नहीं है। दुनिया की धरती में जो गरीब है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया की धरती में 6-7 विद्वान पैदा हुए। 365 देश है भारत जैसे, और 365 देश में केवल 7 ऐसे विद्वान पैदा हुए जिनके मुकाबला कोई नहीं है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, प्लूटो, माओत्सो, इब्राहिम लिंकन, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये ऐसे महान विद्वान पैदा हुए हैं जिनके पास सुबह खा के साथ को नहीं था। दूसरों की किताबें मांग के पढ़ते थे, दूसरों से पेन लेते थे, दूसरों की चिन्नियों के उजेले में पढ़ते थे, दूसरे की बाजरा की रोटी की मलिंदा खा के अपना जीवन चलाते थे, दूसरों के उतरे हुए कपड़े थैली लगा लगा के पहनते थे। वो गरीब के बेटे आज दुनिया के सबसे बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। अगर आप ये समझोगे कि हम गरीब हैं, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये सोचो कि वो गरीब के बेटे भी थे। आज तो हमारे पास सब कुछ, इनके पास तो एक जोड़ी कपड़ा नहीं था, किताब और कॉपी नहीं थी। आपके पास तो किताब भी है, कॉपी भी, तो बाजरा की रोटी का मलिंदा खा के हम पढ़े हैं। आपके पास तो चाउमीन है, डोसा है, इडली है, आपको पोहे बन जाते हैं, आपको जाने क्या क्या नहीं मिलता है, सैंडविच भी मिलती है, पराठे मिल जाते हैं। यहाँ तो बाजरा की रोटी खा के हम वकील बन गए, हम MLA बन गए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है, केवल 1.5 बीघा जमीन है, और 1.5 बीघा जमीन का आदमी आज MLA बन के बैठा है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की कि मुझे MLA बनना है। आप प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे थानेदार बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपको बता देना, चले प्रतिज्ञा करो और उससे जंग करो। भगवान की मदद करेगा, मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन ईमान आपका होना चाहिए। परेशानी आएगी ईमान व्यक्ति के लिए। जो ईमान पे रहता है, सच्चे रास्ते पे चलता है, उसको बहुत ठोकरें आती हैं, लोग बदनाम करते हैं, तमाम सारी बातें करते हैं, खूब टांग खींचने का काम करते हैं, पल पल पर उसे गिराने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका इरादा अगर मजबूत है तो उसे रोकने वाले रोकते रह जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। आप लोग सब पढ़ें, आगे बढ़ें। बालकों से कह देना चाहता हूँ, आप इनको सबसे ज़्यादा इन पर ध्यान दें। ये तुम्हारी संपत्ति है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसमें अगर आपने केवल 5-10 साल ध्यान दे दिया, आपका पूरा बुढ़ापा बड़े चैन से कटेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।